हेलो देयर, वेलकम बैक टू अनदर प्रैक्टिस सेशन फॉर एसएफएम। हम लोग पढ़ रहे हैं लीजिंग और आज इसके थर्ड सेशन की शुरुआत है। आज का ये सेशन थोड़ा अलग रख रहा हूं मैं। आई एम कीपिंग दिस एज अ रिकॉर्डेड वन। आप प्रीमियर देख रहे हैं इसको पॉसिबली अभी फिलहाल, एंड इसको लाइव नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ माई टाइम, बट आई विल ट्राई टू कीप दिस अ शॉर्ट वन। आमतौर पे हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो 1-1.5 घंटे पढ़ते हैं, बट आज आधा घंटा ही आपके लिए ये सेशन है और इस आधे घंटे में आई विल इंश्योर कि लीजिंग के जो 2 क्वेश्चंस बाकी हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लें। ये पहले से ही मैंने लिख रखे हैं इनके पूरे सॉल्यूशंस, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ डिटेल्ड मैनर। बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। आई डिड नॉट वांट टू मिस दिस एंड इसीलिए ये बीच में एक मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी। बट अगेन वापस जब अपने नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस के, तो उसकी लाइव सेशंस वैसे ही शुरू होंगी जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस आज लीजिंग खत्म करना है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6 के साथ में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये एमक्यूपी फेवरेट है। एमक्यूपी दिसंबर 18 में आया हुआ है एंड उसके बाद ये पीटीपी दिसंबर 23 में भी नजर आया था। ठीक है, ओके। सवाल ये है कि एक मर्सिडीज कार है। ये मर्सिडीज कार लेने के 2 तरीके, एक फाइनेंस लीज पे ले लो। फाइनेंस लीज इज एसेंशियली एन अरेंजमेंट जहां पे आपने गाड़ी के अगेंस्ट एक लोन लिया है और लोन लेकर के गाड़ी खरीद ली। अब गाड़ी खरीदने का डेप्रिसिएशन ये तो मिलेगा ही, लोन लिया है तो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड ये भी मिलेगा, सैल्वेज वगैरह जो भी है वो सब कंसिडर होगा। इसके अलावा आप इसको बोरो एंड परचेज द कार कर सकते हो। अब ये गलत है, ये गलत है। इन्होंने जो यहाँ पे 2 रास्ते आपको बताए ये दोनों रास्ते गलत हैं। या तो इसमें टर्म ऑपरेटिंग यूज कीजिए, करेक्ट, या फिर नीचे वाले का पूरा ऑप्शन हटा करके उसको आप लीज में कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि फाइनेंस लीज एंड बाइंग अ कार विद अ बोरोइंग इट्स द सेम थिंग। आप इसे लेवरेज लीज कहें, फाइनेंस लीज कहें, या फिर मैं आप इसको नाम दे बोरो एंड परचेज द कार, इट्स द सेम थिंग। तो सवाल का अरेंजमेंट मैं कह सकता हूं, सवाल जो जिस हिसाब से बनाया गया है वो बनाना गलत है। द टर्म दैट दे शुड हैव यूज्ड वाज ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज और कैपिटल लीज जैसे वर्ड यूज नहीं होने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो वैसा यूज हुआ। बट हमेशा जैसे सवाल बनते हैं वैसे ही ये सवाल बनेगा। यहाँ पे आपको लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एंड इसके अलावा आपको कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालना, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एंड जो सस्ता ऑप्शन रहेगा हम उसके साथ जाएंगे। ओके, सवाल में आगे अपने को बोला है कि BMN लिमिटेड है जो कि विलिंग टू प्रोवाइड कार ऑन फाइनेंस लीज है। ठीक है, 5 साल में अपने को लीज रेंटल देना पड़ेगा 8.75 का। अगेन सवाल में गलती है, फाइनेंस लीज वर्ड यूज करके दे आर गोइंग इनटू द रेंटल भाषा, गलत है। ये फाइनेंस लीज में ऐसा नहीं होता है, ये ऑपरेटिंग लीज में होता है। तो दे शुड हैव यूज्ड द टर्म ऑपरेटिंग लीज, बट जो आ गया सो आ गया सवाल। पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब लीज रेंटल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि आप 8,75,000 का यहाँ पे एक लीज रेंटल दोगे। हर साल के एंड में कितने साल तक दिया जाएगा? 5 साल तक दिया जाएगा। बढ़िया। ये व्हीकल 5 साल के लिए है। 5 साल बाद इस पे 10 लाख रुपए का एक सैलवेज आएगा एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। डेप्रिसिएशन का रेट है 40%, बट ऑन WDV बेसिस। नाउ दिस मेक्स दिस क्वेश्चन अ लिटिल चैलेंजिंग। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो बहुत जल्दी जल्दी सवाल बनता, बट क्योंकि ये WDV मेथड है तो WDV में हमको प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट इज अवर डेप्रिसिएशन वैल्यू। इसके अलावा टैक्स रेट इज 35%, बोरोइंग रेट इज 13.8462%, while the interest rate, the टैक्स रेट इज 35%। ठीक है, इसके अलावा आपने को ये बोला है कि जितना भी आपको कंप्यूटेशंस करना है वो कंप्यूटेशन करना है 13.8462% प्री टैक्स की रेट पे एंड 9% पोस्ट टैक्स की रेट पे। नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स अ लिटिल यूनिक। यूनिक क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी प्री टैक्स रेट है, अगर हम उसको इंटू 1 - t करते हैं तो हमारी पोस्ट टैक्स रेट आ जाती है। इसका मतलब इफ यू स्टार्ट विथ 13.8462% और आप इसको 1 - 0.35 करते हैं तो आपके पास में 9% की रेट आ जाती है। करेक्ट। सो आपका प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स वाला जो है ये गुत्थियां सॉल्व होता है। जब भी ऐसा होता है तो उस समय क्या होता है? उस समय यू नीड नॉट डू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट्स एंड इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। ये 2 काम करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड आने वाला है वो पाएंगे कि वो कॉस्ट ऑफ एसेट के बराबर ही हो गया है। तो ऐसे में हम भी यहाँ पे वो शॉर्टकट यूज करेंगे। हम सीधा कॉस्ट ऑफ एसेट जो होगा या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट एंड ITS होगा, उसको हम सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ ओनरशिप से रिप्लेस करेंगे, विच इन दिस केस इज 40 लाख रुपीज। ओके, इसके अलावा आपने को बोला है कि भैया एनपीवी निकालो। अगर आपने फाइनेंशियल लीज लिया है तो एनपीवी निकालो फॉर लीजिंग फॉर ROTN।
तो भाई यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जाकर के टर्मिनोलॉजी इनकी सही हो गई। फाइनेंस लीज की बात करें यानी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पे लीजिंग की बात करें तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी एकदम सही हो गई। तो सवाल अपने आप में थोड़ा कंफ्यूज है, सवाल नहीं समझ पा रहा है भैया, ऑपरेटिंग पूछेगी फाइनेंस पूछे एंड टर्मिनोलॉजी कहीं कहीं गड़बड़ हुई है, बट ठीक है, एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। अपने को कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेट करना है और अपने को लीजिंग का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। सवाल में जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन WDV मेथड से होगा, कैसे होगा क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। यू माइट बी रिक्वायर्ड, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं देन यू माइट बी रिक्वायर्ड टू पॉज द लेक्चर एंड राइट डाउन द थिंग्स, बट अगर आप पहले से सवाल बना करके रखे हैं या फिर अभी बनाएंगे, पॉज करके बनाएंगे, तो आप आगे बढ़ा बढ़ा करके लेक्चर को देख सकेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकाल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पीवी ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट एंड ITS को सीधा सीधा 40 लाख ले लिया, तो ये तो यार इजी हो गया अपना काम। यहाँ पे इसी के जगह अगर अपना प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स का रेट मैच नहीं करता ना, प्री इंटू 1 - t इज इक्वल टू पोस्ट, तो भाई साहब पूरी मेहनत होती। अपने को यहाँ पे लोन इंस्टॉलमेंट्स निकालने पड़ते, उसमें कितना प्रिंसिपल है कितना इंटरेस्ट है वो कंप्यूट करना पड़ता, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट टैक्स शील्ड लेना पड़ता, सबका प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ता, बहुत ज्यादा मेहनत होता। बट थैंकफुली इस सवाल में वो सब नहीं था। प्री टैक्स रेट और पोस्ट टैक्स के बीच में कनेक्शन निकल गया टैक्स रेट का, एंड उसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे। जो भी हमारा लोन इंस्टॉलमेंट और ITS का प्रेजेंट वैल्यू है वो स्ट्रेट अवे हमारा कॉस्ट ऑफ मर्सिडीज कार के बराबर हो गया। सो दैट इज 40 लाख। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DTS यानी कि डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड हमने निकाला है, कैसे शो करूंगा, एंड इसके अलावा सैल्वेज की प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कैसे, वो भी शो करूंगा। तो इन दोनों के ऊपर में आपको वर्किंग नोट देखने को मिल जाएगा। बट एट द एंड आपका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अगर आप खुद से सॉल्व करें तो आ रहा होगा 22,65,014। कुछ बच्चों का नहीं आएगा, ये कुछ बच्चों का उससे कम आ रहा है, 2265 नहीं आ रहा और कम आ रहा है। उनके केस में क्या चेंज हुआ है, क्या हमने अजम्पशन चेंज किया है, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी। पर अगर आपका कम आ रहा है तो घबराइए नहीं, जेन्युइनली कम आ सकता है एक केस में। चलो, अब हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DTS कैसे निकाला, बहुत सिंपल है। ईयर 1 से लेके ईयर 5 हमने यहाँ पे प्लॉट किया। हमारे पास बिगिनिंग, डेप्रिसिएशन और एंडिंग की वैल्यूज है। याद रखिएगा बिगिनिंग जो भी है उसके ऊपर 40% डेप्रिसिएशन होगा, जो बचेगा वो एंडिंग है। एंडिंग बिकम्स बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, एंड इसी हिसाब से हमने 5 साल को कंप्लीट किया। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे एंडिंग में जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो है 311,040। 311,040 दिस इज योर WDV ऑफ द एसेट। एंड इसके अलावा आपका डेप्रिसिएशन कैसे कैसे आया, जो भी अपना ओपनिंग है उसका 40% हम लेते गए, सो डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड भी आ जाएगा। जो भी आपका डेप्रिसिएशन है उसका 35% कीजिए मल्टीप्लीकेशन, तो यू विल ऑल्सो गेट DTS, एंड फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू करना कोई भी मुश्किल नहीं है। जो हल्का सा मुश्किल काम है वो यही है कि आपके एसेट की शुरुआत हुई 40 लाख पे, इस पे 40% आप डेप्रिशिएट किए, बचा जो है वो है 60% ऑफ द ओपनिंग वैल्यू, एंड जो भी अपना एंडिंग वैल्यू है वो बनेगा बिगनिंग वैल्यू ऑफ द सेकंड ईयर। एंड इस तरह से हमने इसको पूरा कंप्लीट किया, डेप्रिसिएशन निकाला, डेप्रिसिएशन को DTS में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन को 35% से मल्टीप्लाई किया। प्रेजेंट वैल्यू करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 10,85,086। अगर आप बहुत ही सही तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम आंसर, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन सैल्वेज है जहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। सैल्वेज में हम लोगों ने CG टैक्स को इग्नोर किया है, इंस्टीट्यूट ने भी किया था, हालांकि इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। आमतौर पे हम हमेशा अपने कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते वक्त ध्यान देते हैं कि अपना कोई भी अगर WDV है तो वो कैपिटल गेन में एडजस्टमेंट में काम आना चाहिए। यहां पे हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। अब ये क्यों नहीं किया, क्योंकि इंस्टीट्यूट से आंसर मिलाना था इसलिए, नहीं तो हम क्या करते, आमतौर पे हमारे को 10 लाख रुपए का सैल्वेज मिला, जबकि हमारी एंडिंग वैल्यू ऑफ द एसेट है 311,040, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम इसको कायदे से करते 10 लाख का सैल्वेज माइनस टैक्स भरते, 10 लाख रुपए में बेच रहे हैं जो कि चीज 311,040 की है, करेक्ट। तो जो बच गया उस पर तो 35% टैक्स देना पड़ेगा ना। सो कायदे से अपना यहाँ पे जो भी आफ्टर टैक्स सैल्वेज है वो कुछ और आता, पर हमने यहाँ क्या किया, हमने जो हमारा सैल्वेज आया उसी पे स्ट्रेट अवे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा करके ये कैलकुलेट कर लिया, यानी वी हैव अज्यूम्ड दैट देयर इज नो CG टैक्स। अब मुझे पता है आप जरूर इस बात का लेकर के बतंगड़ बनाओगे कि हमें कैसे मालूम चलेगा ये एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई ये चीज तो मेरे को भी नहीं पता चली थी। इनफैक्ट जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो पहले तो मैंने सोल्यूशन इसका वैसे ही बनाया जो मैं जानता हूं कि भाई CG टैक्स निकालना है तो आफ्टर टैक्स ऑफ सैल्वेज करो। सवाल में इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं था जिससे ये पता चले कि इग्नोर करना था, बट एट द एंड आंसर मिलाने के लिए मैंने ये काम किया है। सो आई नो आपका जो रेज है, आपके अंदर जो क्रोध है वो किस वजह से आ रहा है कि भैया हमको नहीं पता चलेगा ये सब। एकदम सही बात है, एक आम सिनेरियो में आप मोस्ट लाइकली टैक्स ट्रीटमेंट करोगे ही, बट यहां पे टैक्स रिटर्न नहीं हुआ है, बस मैं यही बताना चाह रहा हूं।
अब सारा ट्रीटमेंट करने के बाद अपना यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आ रहा है 22,65,014 आफ्टर मेकिंग द सेटल चेंज इनटू द सैल्वेज पार्ट, आपका भी ये वैल्यू आ जाएगा। इसी के बाद लीजिंग तो यार बहुत ज्यादा आसान है, हमारा लीजिंग है 8,75,000 रुपीज का, एंड इस पे हमारा जो टैक्स का एडजस्टमेंट है वो 35% का। याद रखिए टैक्स हमेशा कोई भी खर्चे को आफ्टर टैक्स ही लेते हैं। तो 8,75,000 का आपका लीज है, 5 साल के लिए पे कर रहे हो, 65% आपका खर्चा, 35% सरकार का खर्चा। सो ऐसे में आप लेंगे उसका 65% और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी PVIFA करा, इसका भी वैल्यू आ गया 22,12,210। फिर क्या था, दोनों को आपस में कंपेयर करना था। कंपैरिजन से ये पता चला कि भैया लीजिंग इज सस्ता, लीजिंग के केस में अपने को खर्चा कम पड़ रहा है 52,804 रुपीज से, दोनों को कंपेयर किया हमने। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। आई होप मजा आया होगा आपको इस सवाल में। इंटरेस्टिंग सवाल था बट बहुत सारी गलतियां भी थी, सवाल में भी गलतियां थी, एंड फिर सॉल्यूशन में एक मन गढ़ंत अजम्पशन ले लिया गया था, तो डेफिनेटली इट इंपैक्टेड योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, बट ठीक है, हो गया तो हो गया, चाप नहीं लेने का ज्यादा। ठीक है, we move to the next question which is question number 6। question number 6 को जब हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली उसको भी डिस्कशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो ये आधे घंटे के अंदर का वीडियो है आपके लिए, एंड इट डिस्कसेस 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको डिस्कस करने के बाद में आपका ये बेसिकली लीजिंग वाला बात खत्म हो जाएगा। करेक्ट, सो बस लास्ट क्वेश्चन अवे फ्रॉम लीजिंग, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो जी, आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 6। आप देख सकते हैं ये रहा सवाल हमारे सामने। सवाल बड़ा ही पैराग्राफ फॉर्म में आया है, बट सवाल अच्छा है। दिस कंपनी फॉन्ड्स लिमिटेड, इट इज इन द इशू ऑफ प्रोवाइडिंग ऑटोमोबाइल ऑन वेट लीज। वेट लीज पे देते हैं भैया ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को। द कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू मॉडल ऑफ बैटरी रन टेस्ला कार, ओ माय गॉड, विच इज इन गुड नंबर्स ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, गाड़ी आ रही है सिर्फ 25 लाख रुपए में, 25 लाख में टेस्ला आ जाए तो भैया क्या ही बात है। बट एनीवेज इसके ऊपर में इसका ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, बोल रहे हैं 5 लाख रुपए पहले साल का खर्चा है, एंड बाद में इन्फ्लेशन लगेगा इसके ऊपर 6% करके फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर, एंड उसके बाद 4% करके इन्फ्लेशन लगेगा फॉर 4th to 6th ईयर, यानी कि 4th, 5th एंड 6th ईयर में। तो टोटल 6 साल के ऑपरेशन से दोस्तों ध्यान रखना, शुरुआत में ये व्हीकल खरीदने का लग रहा है 25 लाख, उसके ऊपर काफी खर्चा है जो कि लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। बट ऑपरेटिंग कॉस्ट की खास बात यह है कि ये एक नॉमिनल खर्चा है, तो इसको आफ्टर टैक्स लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मशीन 6 साल की लाइफ की है, उसके बाद ये 10 लाख रुपए के सैलवेज में चली जाएगी। WDV यहाँ पे भी लगाना है 40% के हिसाब से, इसको सॉल्व करना है। काश ये भी स्ट्रेट लाइन मेथड से होता, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता, आपका काम आसान होता, डेप्रिसिएशन जल्दी निकलता, सब कुछ इजीली होता। यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन के लिए अगेन वापस एक वो बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा टैक्स रेट इज गिवन टू बी 35%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चला करके ही बोल दिया 8% का है। इस सवाल में हम लोग कोई लोन वोन तो ले नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आपका प्री टैक्स बोरोइंग रेट होना जरूरी भी नहीं था, और यहाँ पे इन्होंने दिया भी नहीं। सो वी हैव गॉट 8% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनफैक्ट 8% के हिसाब से जो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनता है या फिर PVIFA बनता है, सारी जानकारी भी इन्होंने आपको पहले से दे रखी है। ये आपसे एनालाइज करवाना चाहते हैं कि क्या मिनिमम लीज रेंटल होना चाहिए फॉर द कंपनी, सो दैट कंपनी अपने सारे खर्चे वसूल सके। सो बेसिकली अगर कंपनी है तो वो इसको खरीदेगी, खरीदने का खर्चा, ऑपरेशंस का खर्चा, ये सब खर्चे हैं, सैलवेज का माइनस होगा, ये बात ठीक है, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड माइनस होगा, ये बात ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालिए, फिर लीज रेंटल को अज्यूम कीजिए x, लीज रेंटल को आफ्टर टैक्स बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखिए। कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द मिनिमम लीज रेंटल दैट यू शुड एक्सपेक्ट गिवन योर एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 8%। अब लीज रेंटल इससे ज्यादा हो सकता है डेफिनेटली, पर इससे कम नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। हमने सबसे पहले तो ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में काम किया। ऑपरेशनल कॉस्ट में काफी मेहनत है, वहां पे आपको इन्फ्लेशन वगैरह कैलकुलेट करना है, तो फिर वो थोड़ा सा एफर्ट वाला काम था। हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। सो यू कैन सी हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया, पहले साल का तो 5 लाख है, पर दूसरे और तीसरे साल में 6% का आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं 5 लाख लास्ट ईयर था, 6% इन्फ्लेट किया, इट बिकेम 5.3। फॉर द नेक्स्ट ईयर 5.3 को फर्दर हमने 6% इन्फ्लेट किया, इट बिकेम 5.618। फिर इसी तरह इन्फ्लेशन 4% करके हमने 3 साल लगाया, और उसके बाद हमारे पास ऑपरेशनल कॉस्ट के 6 के 6 वैल्यूज आ गए। इन सबको हमने प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 8% किया। सारा प्रेजेंट वैल्यू करने के बाद अपना प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है 26.05 लाख। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट आने के बाद में इसको आफ्टर टैक्स भी करना था। मैंने आपको बताया था कि भैया ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी है ये तो प्री टैक्स है, इसको आपको आफ्टर टैक्स भी करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड आपके लिए सिर्फ पोस्ट टैक्स कॉस्ट ही मायने रखता है। तो हमने टैक्स रेट जो थी वो थी 35%, यानी कि सारी वैल्यू को इंटू 1 - t किया, तो करने के बाद इसका फाइनल कॉस्ट आ रहा है 16.933 lakhs। दिस इज योर आफ्टर टैक्स प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, बढ़िया। अब हमने कैलकुलेशन करना था डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। इसके लिए मैंने थोड़ी सी चालबाजी करी। चालबाजी ये है कि हमारे को WDV जो लगाना है वो लगाना है 40% के हिसाब से। तो हमने क्या किया, हमारा जो एसेट है वो है कितना, 25 lakhs का। 25 lakhs के एसेट का 40% होता है 10 lakhs। अब यहां हमने ये चालबाजी करी कि 25 lakhs लिया और उसका 40% स्ट्रेट अवे ले लिया डेप्रिसिएशन। अब हर साल जब हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था तो हम पुरानी डेप्रिसिएशन की वैल्यू को 60% से मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं। ये शॉर्टकट होता है, इससे भी डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सो बेसिकली 10 into 60% will give you 6, then 6 into 60% will give you 3.6, 3.6 into 60% will give you 2.16 and so on। हमने डेप्रिसिएशन सारे कैलकुलेट कर लिए एंड इसी सब डेप्रिसिएशन पे 35% को मल्टीप्लाई करते ही अपना डीटीएस आ गया। सो डेप्रिसिएशन इनटू 35% पे अपना आ गया डीटीएस। फिर क्या करना था, इन सारे डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड को अप्रोप्रिएट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके टोटल लगाया तो हमारा डीटीएस का वैल्यू आ गया 7.077 lakhs। इसके अलावा हमारा WDV भी हमने यहाँ पे कंप्यूट किया। हमारा एसेट था 25 lakhs का, इसको हम लोगों ने 6 साल में डेप्रिशिएट अच्छा खासा कर दिया। डेप्रिसिएशन का टोटल यानी ये जो डेप्रिसिएशन आए हुए हैं ना 10 + 6, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 23.83333 ऐसे करके। ठीक है, सो हमारे पास में 336 lakhs जो भी है वो WDV आ गया। सो WDV अब हमारे पास बच रहा है 1.1664 lakhs। ठीक है, हमने यहाँ पे सैल्वेज को आफ्टर टैक्स किया है। अब आप जाहिर सी बात है मेरे पीछे पड़ जाओगे कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं किया, 6 में कर दिया, ये क्या लॉजिक है। भैया मैं नहीं जानता ये लॉजिक, ये लॉजिक CMA इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन करने लायक है। ये मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसी कोई बात नहीं बोली थी जिसमें ये लिखा था कि आप कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगाएंगे, और यहां ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी कि कैपिटल गेन पे आप टैक्स लगाएंगे। दोनों सवाल लगभग एक जैसे से थे, लेकिन फिर भी यहां पे हम लोग टैक्स लगा रहे हैं। सो बेसिकली 10 लाख में हमने अपने एसेट को बेचा जिसकी बुक वैल्यू से 1.1664 थी, तो इतने पे कैपिटल गेन आया। कैपिटल गेन पे 35% हमने टैक्स भरा। 10 lakhs हमको मिला था सैल्वेज। सो सैल्वेज माइनस द टैक्स दैट यू हैव पेड फॉर कैपिटल गेन्स माइनस करने के बाद हमारे पास बच रहा है 6.908 lakhs। अब ये 6.908 lakhs को हमने प्रेजेंट वैल्यू किया इंटू 0.630 करके, ये प्रेजेंट वैल्यू है अपना लास्ट ईयर का फैक्टर है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास सैल्वेज का भी आफ्टर टैक्स इफेक्ट आ गया। फिर क्या था, हमने कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालना था। हमने एसेट खरीदा था 25 लाख रुपए में, इसके ऑपरेशंस के ऊपर जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ रहा था वो आ रहा था 16.933। हमने डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड निकाला था, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था 7.077, एंड लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज आ रहा था, सैल्वेज आ रहा था 4.352 lakhs। सब मिला के कॉस्ट ऑफ ओनरशिप टर्न्ड आउट टू बी 30.504 lakhs। अभी भी सस्ता है, टेस्ला इतनी सस्ती थोड़ी ना आएगी। फिर हमने लीज रेंटल्स कैलकुलेट करने का फैसला किया। लीज रेंटल्स को माना x, जाहिर सी बात है लीज रेंटल को आफ्टर टैक्स तो करना ही पड़ेगा, तो x इंटू 1 - t किया, यानी x इंटू 1 - 0.30 किया, 35 किया। इससे आया आफ्टर टैक्स लीज रेंटल। इसको हमने मल्टीप्लाई किया विद द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये दिया हुआ था 4.623। सॉल्व करने पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल आया 3.005। फिर क्या था, हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल आया और जो हमारा कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आया, उन दोनों को इक्वेट किया। एक्स का वैल्यू जो निकला वही हमारा मिनिमम लीज रेंटल है। तो एक्स का वैल्यू लास्ट में निकल करके आया 10.151 lakhs। अगर आप बहुत ज्यादा डेसिमल्स ले रहे हो तो भी सही है, अच्छा बात है इनफैक्ट, क्योंकि वी आर डीलिंग इन लैक्स, तो 4 या 5 डेसिमल लेना अच्छी बात है। हमने नहीं किया, थोड़े बदमाश बच्चे हैं, बट आप डेफिनेटली इसको लेकर के कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, दिस एंटायर चैप्टर कम्स टू एन एंड हियर। हालांकि कोई अगर इस वीडियो को या इस प्लेलिस्ट को देख रहा है इन 2026-27, तो हमने और भी वीडियोस इसमें अपडेट किए होंगे, बट एज ऑफ नाउ यस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर शीट। कोई और फर्दर क्वेश्चंस एडेड है नहीं। आई होप आपको लीजिंग चैप्टर में बड़ा मजा आया होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा होगा। अब अपने मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग सिक्योरिटी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।